मैडम आवाज थोड़ी कम। देखो सन वीडियो लगाई। हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी प्यारी सी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में। तो आज हमारी क्लास रहने वाली है मॉडल पेपर 3, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें अथवा वाला है ना, जो एक क्वेश्चन है थोड़ा लॉन्ग है इसलिए एक ही हो पाएगा। तो देखो जल्दी से क्लास में आ जाइए और हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। इस क्लास में क्या क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा गया है, राजतत्व सिद्धांत पूछा गया है। किसका? सल्तनत काल में। ठीक है, किसमें? सल्तनत काल में। क्या बताना है हमें? राजतत्व सिद्धांत को स्पष्ट करना है। ठीक है, यानी कि सल्तनत काल कहां पर? दिल्ली में बात कर रहे हैं। वेट, ठीक है। तो इसमें देखो, दिल्ली सल्तनत के तुर्क अफगान शासकों ने राज्य को इस्लामी राज्य घोषित कर दिया था। किसमें बात करिए? जो दिल्ली सल्तनत में जो तुर्क के जो लोग हैं उन्होंने क्या कर दिया, जो वहां के शासक है तुर्क यानी कि अफगान के जो शासक है, उन्होंने क्या घोषित कर दिया? अपने राज्य को इस्लामी राज्य, इस्लाम धर्म यानी कि वहां पर चलेगा। ठीक है, सिर्फ एक यही क्या कर दिया, इस्लामी राज्य घोषित कर दिया। और वे अपने साथ राज्य की धर्मतांत्रिक संकल्पना लाए थे, यानी कि अपने साथ, ठीक है, राज्य तो बनाए लेकिन धर्म भी, धर्म के कुछ रूल्स लेकर आए कि क्या है, कौन सा उनका धर्म चलेगा, तो वो इस्लाम धर्म चलेगा, ये उन्होंने बोला। ठीक है। अर्चना शर्मा, मुझे पता नहीं चलता, बताओ मैम किस चीज का, मुझे बताओ किस, मतलब क्या पता नहीं चलता? क्लास की नोटिफिकेशन? वो तो मेरे को भी नहीं पता चलता। नोटिफिकेशन तो आती है आपके पास। मैडम जी क्लासेस का टाइम टेबल बता दो। टाइम टेबल आपको एक दो दिन में बता दिया जाएगा, आपको पता चल जाएगा। इवनिंग की तो आपको एक क्लास बताई हुई है कि 6 से 6:30 के बीच में आपकी एक क्लास आती है, और पूरे दिन में 3 क्लासेस आती है, इनकी 2 जो है वो आपके डे में आती है। ठीक है, नोटिफिकेशन तो देखो आती है, अगर आपको फोन मतलब वैसे ठीक है बंद होता है तो शायद नहीं आती, लेकिन अगर आप चला रहे हो बाई चांस कुछ भी, तो आपके पास ऊपर नोटिफिकेशन उसकी जरूर आएगी। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने बताया कि वो अपने धर्म के साथ रहने की राज्य तो उसने बनाया इस्लामी राज्य, लेकिन उसके साथ साथ में एक धर्म जो इस्लाम धर्म है उसको भी लेके आए, उसकी कुछ नीतियां चलाई, कुछ रूल्स उन्होंने चलाए, जिसके अनुसार राज्याध्यक्ष को अपना जन्नत क्या है, जनता मिलत का धार्मिक नेता के रूप में माना जाता था। इनकी राज्याध्यक्ष एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया था, जिसे क्या माना जाता था, धार्मिक नेता कहा जाता था उसे। विश्वास और या फिर स्वीकार, इनकी वो ये सोचते थे अगर कोई भी वहां का राजा बनता है, कोई मुखिया बनता है, तो लोगों को ये स्वीकार करना पड़ता था कि ये क्या है, ये ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, इनकी ईश्वर की ये एक क्या है, देन है। ठीक है, ये कहा गया है कि राज्याध्यक्ष अपना पद और सत्ता खुदा से प्राप्त करता है, यही बात है ना। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले अगर हम बात करें जो राजतत्व सिद्धांत है अलाउद्दीन खिलजी की, पहले हम बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों के प्रति सहनशीलता की जलालुद्दीन खिलजी की नीति का उल्ट दिया। इनकी जो ये अलाउद्दीन खिलजी है, इसने क्या कर दिया, जो एक जलालुद्दीन खिलजी द्वारा जो नीति चलाई गई थी उसका उल्टा कर दिया। ठीक है, इनकी उस चीज को पलट दिया, उसने अपने तरीके से चलाया, और उसने उन सभी को कठोर दंड दिए जिन्होंने उसका विरोध करने का साहस किया। क्या कर दिया उसने, सभी उसने जो, ठीक है, जो उसके विरोध हो रहा था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो नीति चलाई गई थी उसके जो भी विरोध करता था, उसका विद्रोही होता था, तो उसका वो क्या करता था, उसे दंड देता था। ठीक है, उसने बलबन की क्रूर शासन की नीति, जो बलबन द्वारा एक क्या चलाई जाती है, एक नीति चलाई गई थी, जिसका क्या कर दिया उसने, पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, उसने वो नीति लाने का दोबारा से प्रयास किया। उसने राज्य के मामलों में राइसों की शक्ति और उलेमा के हस्तक्षेप को रोकने का फैसला किया। क्या कर दिया उसने, जो भी राज्य के कोई भी केसेस होते थे तो उसमें क्या करते थे, रईसों की शक्ति और उलेमा का हस्तक्षेप। ठीक है, रईसों की जो पावर होती थी और किसका, जो उलेमों के जो उलेम वर्ग है उसके जो लोग हैं वो
वो अगर इसमें दखल अंदाजी करते थे, हस्तक्षेप करते थे, तो उनके लिए वो क्या करते थे, उनके रोकने का उसने प्रबंध कर दिया था। और अगला पॉइंट कहता है कि उसने राज्य में और लोगों की नजर में एक राजा की उच्च छवि बनाए रखने को महत्व देने का भी महसूस, यानी कि उसने ये सोचा कि जो राज्य के लोग है, जनता है, उसके सामने अपने आप को ये भी मतलब बना के अपनी पोजीशन रखी हुई थी कि लोग यही सोचते थे, उनके माइंड में यही होना चाहिए कि अच्छे शासक है ना, योग्य शासक है, तो ये उन्होंने अपनी पोजीशन अच्छी बना के रखी हुई थी। अगला पॉइंट है बलबन द्वारा प्रतिपादित राजतंत्र के सिद्धांत ने लौ और रक्त की नीति, लौ और रक्त, जिसमें मैंने एक बार पहले करवाया भी था कि ब्लड एंड आयरन है ना, रूल्स जो होते हैं वो इन्होंने किया था, यानी कि एक नीति चलाई थी, जैसे लौ और रक्त की नीति को इसने अपनाया। अब अगला पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी इस नीति को अपनाने वाला दूसरा सुल्तान था। देखो जो मैंने बताया ब्लड एंड आयरन वाली है ना रूल्स जो है, ये एक सिस्टम इन्होंने चलाया था, लेकिन ये सबसे पहले किसने चलाया था, तो वो कौन था, कौन था वो, अरे यार, तो वो बलबन था, ठीक है। और दूसरा अगर बात करें दूसरा शासक कौन था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। पहला बलबन और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, ये याद रखना। अब अगला पॉइंट आ जाता है, इसका जो राजतंत्र सिद्धांत है वो हमने देखना है। दिल्ली सल्तनत में राजतंत्र के सिद्धांत इस्लामी दुनिया में राजतंत्र के सिद्धांतों से क्या है, व्युत्पन्न और प्रेरित थे। इनकी जो दिल्ली में इनकी सल्तनत काल में जो राजतंत्र सिद्धांत चल रहा था वो कहाँ पर चल रहा था, ये मैंने बताया, इस्लाम धर्म है ना, उनके द्वारा ये चलाया गया था। और वहां पर जो सिद्धांत है वो मतलब जो लोग हैं उससे वो काफी प्रेरित हो रहे थे, ठीक है। और अगला पॉइंट है कि सिद्धांत रूप में मुस्लिम राज्य एक धर्म तंत्र था। इनकी मुस्लिम राज्य में अगर हम ये राजतंत्र सिद्धांत की बात करें तो ये इस्लाम धर्म के ऊपर है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ये सिर्फ इस्लाम धर्म के ऊपर बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या है, राज्य का मुखिया भी धार्मिक प्रमुख था। और यानी जो राज्य का जो मुखिया होगा वो भी क्या है, उसी धर्म को अपनाएगा, कौन से, इस्लाम धर्म को अपनाएगा, वही एक मुखिया होगा, ठीक है। और उसने अपना पद और अधिकार ईश्वर से प्राप्त किया था, ये भी इन्होंने है ना, ये स्वीकार करना पड़ता है, इस चीज में लोग विश्वास करते थे, अगर वो मुखिया बनता है तो वो किससे, वो ईश्वर की देन है, ये उनको स्वीकार करना पड़ता था, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखो, शरीयत या इस्लामी कानूनों के बारे में सुल्तानों की राजनीतिक आवश्यकता और अज्ञानता के परिणाम स्वरूप राज्य के प्रमुख के कार्य, इनकी जो राज्य के कार्य है उसको विभाजित किया हुआ था, कुछ भागों में उसको बांटा हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाता है, धार्मिक पक्ष की देखभाल उलेमा या तर्कशास्त्रियों द्वारा की जाती थी। इनकी जो धर्म जो सिद्धांत बना हुआ है, राजतंत्र सिद्धांत, उसकी सुरक्षा की अगर बात करें, देखभाल की बात करें, तो वो किसके द्वारा की जाती थी, तो वो उलेमा वर्ग के लोग होंगे और तर्क यानी कि तर्कशास्त्री लोग होंगे, ठीक है। और प्रशासनिक कार्यों का रख रखाव, प्रशासनिक ये जो शासन से संबंधित जो कार्य होंगे उसकी देखभाल करने वाला, तो वो उसका आयोजन करना वो किसके द्वारा होता था, वो सुल्तान, उसका मुखिया जो होगा उसके द्वारा वो किया जाता था। अब आ जाते हैं हम अगले पॉइंट पर कि मोहम्मद बिन तुगलक, पहले हमने किसके बारे में देखा, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखा, अब आ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें हमारा पहला पॉइंट देखो क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक धार्मिक और दार्शनिक मामलों में एक तर्कवादी था। क्या है, जो धर्म से संबंधित होंगे या दार्शनिक केसेस होंगे उसमें क्या है, एक मतलब सही था, उस योग्य था, उसको मानता था, मतलब अपना कर्तव्य समझता था उसके प्रति। अब देखो उसने रूढ़िवादी मुस्लिम उलेमाओं के राजनीतिक प्रभाव पर अंकुश लगाकर इसने क्या कर दिया, जो मुस्लिम उलेमा वर्ग के जो लोग हैं और उनका जो राजनीतिक प्रभाव चल रहा था उसके ऊपर क्या करना, अंकुश, उसको रोकने का और उन्हें नाराज किया, और यानी कि उसको पहले रोक दिया और उन लोगों को उसने नाराज, यानी कि अगर रोकेगा तो वो लोग नाराज होंगे, उनके एक तरीके से शत्रु बन जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे, है ना। और धर्मनिरपेक्ष तरीकों से धर्मनिरपेक्ष समस्या को हल करने का प्रयास किया उसने, अपने यानी कि कुछ रूल से धर्म जो संबंधित होते हैं उससे उसने क्या करना, मतलब क्या सोचा कि इस जो मैंने स्थिति उत्पन्न कर दी इसका हल करने का भी उसने सोचा, और जो राजतंत्र सिद्धांत के कुछ रूल्स बने हुए उसको रोकने का उसने यही तरीका सोचा, देखो, जो कि किससे रिलेटेड है, धर्म से, है ना। अब अगला पॉइंट आ जाता है, उसने हिंदू योग्य और जैन संतों के साथ धार्मिक चर्चा की। क्या की उसने, हिंदू योग्य और जैन संतों के साथ धार्मिक, यानी उसने सोचा ना कि मैं कैसे इसको हल कर सकता हूँ, धर्म से कोई रिलेटेड मेरे को रूल बनाने होंगे, कोई कुछ ऐसा प्लान बनाना होगा, तो उसने यही सोचा, सिर्फ एकमात्र यही उसे तरीका मिला, और इस चीज के बारे में वो अकेला नहीं कर सकता था, तो इस
मतलब इसको हल करने के लिए उसके साथी भी चाहिए थे, तो उसने किससे सलाह ली? हिंदू, योगी और जैन संतों से उन्होंने चर्चा की, ठीक है। वह भारत की भू राजनीतिक एकता में विश्वास करता था। किसमें? भू राजनीतिक एकता में। किसकी? भारत की, ठीक है, उसमें वो विश्वास करता था और सभी राजनीतिक और सांस्कृतिक बाधाओं को वो तोड़ना चाहता था। जो भी चीजें गलत हो रही थी उन चीजों को वो बंद करना चाहता था, ठीक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में था। अब आ जाते हैं सिकंदर लोदी, ठीक है। कौन आ जाता है? सिकंदर लोदी। अब देखो अगला हमारा इसके ऊपर पहला पॉइंट क्या कहता है? सिकंदर लोदी जो बहलोल लोदी के बाद क्या है, दिल्ली के सुल्तान के रूप में उत्तराधिकारी हुए। यानी इनसे पहले जो शासक था तो वो कौन था? बहलोल लोदी था, ठीक है। और उसके बाद में ये आ जाते हैं सिकंदर लोदी, ठीक है। अब कहाँ के शासक थे? दिल्ली के, ठीक है। और रईसों के संबंध में सुल्तान की श्रेष्ठ स्थिति में विश्वास करते थे। ये किस चीज में? जो रईसों का जो संबंध था उसमें जो सुल्तान की, वो सुल्तान को जिस तरीके से वो मानते थे ना, जो उनकी स्थिति थी उसमें वो विश्वास रखते थे। उसने श्रेष्ठ जनों और अमीरों को दरबार में और दरबार के बाहर सुल्तान के प्रति औपचारिक सम्मान दिखाने के लिए मजबूर किया। उसने क्या कर दिया? जो अमीर लोग हैं और जो श्रेष्ठ यानी कि जो मेन जो लोग होते हैं ना, तो उनको क्या, जो दरबार में और दरबार के बाहर सुल्तान के प्रति क्या है, औपचारिक यानी कि एक सम्मान दिखाना, उनकी इज्जत दिखाना है ना, एक तरीके से शो ऑफ करना, दिखावा करना। तो वो चीज करने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया किनको? जो सबसे श्रेष्ठ लोग होंगे और जो अमीर लोग होंगे, ठीक है। क्या करने के लिए? जो वहां का सुल्तान है उसका सम्मान करने के लिए बाहर उनको खड़ा कर दिया, बाहर भी और दरबार के अंदर भी, ये चीज कही है। और अगला पॉइंट आ जाता है, उनके साथ कठोर व्यवहार भी किया, ठीक है। मजबूर किया, मजबूर करने के लिए कठोर व्यवहार तो करना ही होगा, ये है, ठीक है। सुल्तान का कार्यालय सल्तनत में सबसे महत्वपूर्ण था। जो सुल्तान का कार्यालय जो बना हुआ है वो इसमें पूरे में सबसे क्या है, मेन जगह थी। और वह सैन्य, कानूनी और राजनीतिक मामलों के लिए अंतिम अधिकार रखता था। वो क्या करता था? सैन्य इनकी जो सेना आ जाती है और कानून आ जाता है, या फिर वहां की जो राजनीतिक स्थिति है, वहां के जो राजनीतिक मामले हैं उनमें वो क्या करते हैं? अंतिम अधिकार वो उसी चीज में वो विश्वास करते हैं, अंतिम अधिकार वो उन्हीं को देते हैं। न्याय प्रदान करना सुल्तान द्वारा किया गया एक और महत्वपूर्ण कार्य था। इनकी जो न्याय करना, यानी कि न्याय करने के लिए जो न्यायाधीश होता है ना, तो वो कौन था? वहां का सुल्तान ही एकमात्र वही होता था जो मेन डिसीजन वो लेता था, ठीक है। अब आ जाता है इसका लास्ट पॉइंट कि वो किसके रूप में कार्य करता है। ये मैंने बताया, न्यायाधीश के रूप में, अदालत में जो जज होगा ना उसके रूप में वो कार्य करता है। बलबन ने राज्य के उच्च अधिकारियों को भी नहीं बख्शा। अगर बलबन की बात करें तो वहां के जो, देखो इन्होंने तो सिर्फ इतना तो रखा कि वो क्या करते थे लास्ट में, जो सेना हो जाती है और कौन से जो विद्वान लोग हो जाते हैं, कुछ नीचे के जो सेनापति हो जाते हैं ना, इन लोगों को कुछ तो अधिकार दिया हुआ था कि लास्ट में ये भी सलाह कर सकते हैं, अपना ये मत दे सकते हैं। लेकिन बलबन ने क्या किया हुआ था, जो वहां के उच्च अधिकारी थे ना उनको कोई ऐसा हक नहीं दिया हुआ था, कोई अधिकार नहीं दिया हुआ था। अत्यंत निष्पक्षता से वो न्याय किया, वो उनको उनसे नहीं पूछता था, वो खुद ही करता था कि जो सही है ना, जो मैं कहूंगा वही सही होगा और कुछ नहीं, और किसी की नहीं सुनी जाती थी, ये चीज थी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। जो राजस्व सिद्धांत था सल्तनत काल का, वो हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, देखो कि अबुल फजल पर हमने लेख लिखना है, ठीक है, निबंध लिखना है। चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।